अस्सलामुअलैकुम। हांगकांग के शुमाल मशरिक में एक बुलंद पहाड़ है। इसकी चोटी पर महात्मा बुद्ध का एक बहुत बड़ा मंदिर है। वो मंदिर 10 मील के रकबे पर फैला हुआ है। महात्मा बुद्ध के लाखों अकीदतमंद और गैर मुल्की सयाह वहाँ जाती हैं, वहाँ इबादत करते हैं, वहाँ की तस्वीर उतारते हैं। वो मंदिर तारीखी अहमियत का हामिल है। ये कहा जाता है कि जो वहाँ जाकर दिल से इबादत करता है तो इस इबादत के नतीजे में उसकी मुरादें पूरी होती हैं। इसके आसपास की पहाड़ियों में हैंगिंग चेयर के स्टेशन थे। तमाम अकीदतमंद और सयाह हैंगिंग चेयर के जरिए इस तारीखी मंदिर तक पहुंचते थे। ऐसे अकीदतमंद भी थे जो इस बुलंदी पर पैदल जाते थे और हर कदम पर दुआएं मांगते थे। उनका अकीदा था कि इस तरह जिस्मानी मुशक्क़त के साथ इतनी बुलंदी पर चढ़ते हुए उनकी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। नानाका भी 2 गॉडफादर के साथ इस पहाड़ पर चढ़ रहा था। पिछली बार मैंने और सोनिया ने उस पर जानलेवा हमले किए थे। इन हमलों ने उसे दहशतज़दा कर दिया था। ये समझ रहा था कि उसके टेलीपैथी जाने वाले मददगार बायरन टोड, हार्वे बेकर, साइमन और आंद्रे उससे दोस्ती की आड़ में दुश्मनी कर रहे हैं। उन टेलीपैथी जानने वालों ने मार लिया और मुझ पर 2 ज़बरदस्त मगर नाकाम हमले किए थे। नानाका ये समझ रहा था कि वो टेलीपैथी जानने वाले बज़ाहिर उसके काम आ रहे हैं, लेकिन दर पर्दा उसकी खास मातियतों और ख़ास समराई मुहाफ़िज़ों के दिमाग में पहुँचकर उनके ज़रिए नानाका की शारक तक पहुँचना चाहती हैं। जब अपने ही दोस्त आस्तीन का सांप बन जाएं तो फिर उन्हें डसने से कोई नहीं रोक सकता। उन्हें अपनी आस्तीन से निकाल कर दूर फेंकना लाजमी हो जाता है। फिलहाल बचाव की यही सूरत थी जो नानाका और दोनों गॉडफादर्स ने इख्तियार की थी। वो तीनों ऐसे रूपोश हो गए थे कि ख्यालख्वानी करने वाले भी उन्हें तलाश नहीं कर सकते थे। वो सारी ज़िंदगी मुँह छुपा कर नहीं रह सकते थे। वो अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह थे। अपनी ममलिकत में वापस आकर हुक्मरानी करना चाहते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी शिकस्त नहीं खाई थी। हांगकांग की ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करते रहे थे। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके, लेकिन वो टेलीपैथी जाने वालों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनसे दूर रहने और महफूज रहने का सिर्फ यही एक तरीका रह गया था कि वो पहले रूपोश हो जाएं, फिर कोई ऐसी तदबीर करें कि ख्यालख्वानी करने वालों से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। जब दवा काम नहीं आती तो दुआ का सहारा लेना पड़ता है। वो तीनों गॉडफादर इस बुलंद पहाड़ पर चढ़ते हुए और दुआएं मांगते हुए उस मंदिर में पहुंच गए। वहाँ मुकामी और गैर मुल्की अकीदतमंदों का हजूम था। मंदिर के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़ी चहल पहल थी। एक बड़े हॉल में एक गेरवे रंग के लिबास में कई बख्शू फर्श पर पालती मारे सर झुकाए बैठे हुए थे। एक गुरुदेव ऊंचे आसन पर बैठे दीन धर्म की बातें कर रहे थे। नानाका और दोनों गॉडफादर इबादत से फारिग होकर उस हॉल में आए तो उस वक्त तक तमाम बख्शू वहां से जा चुके थे। उन तीनों ने गुरुदेव के पास आकर उनके सामने सर झुकाया, फिर हाथ जोड़कर पालती मारकर बैठ गए। गुरुदेव ने कहा, मैं यहाँ एक ऊंची चट्टान पर बैठा देख रहा था। तुम तीनों बड़ी मुशक्कत से इस पहाड़ पर चढ़ते हुए आए हो। इसका मतलब है बहुत परेशान हो, मुसीबतों में गिरफ्तार हो। नानाका ने कहा, गुरुदेव आप अंतर्ज्ञानी हैं, हमारी परेशानियों को समझ रहे हैं। हम हर तरफ से मजबूर होकर और थक हार कर आपके चरणों में आए हैं, हमारी कुछ मदद करें। गुरुदेव के सामने पीतल का एक लोटा रखा हुआ था। उन्होंने इस लोटे को उठाकर कहा, इस लोटे में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान से लाया हुआ मुकद्दस पानी है। यहाँ और इसे पियो, तुम्हारी परेशानियां कम हो जाएंगी, तुम्हें ज़हनी सुकून मिलेगा। नानाका फर्श पर ईंगता हुआ उनके करीब आया, फिर 2 जानू हो गया। गुरुदेव ने लोटे से एक चम्मच पानी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने इसे पी लिया। इस तरह उन दोनों गॉडफादर्स ने भी उनके आगे 2 जानू होकर इस पवित्र जल को पिया, फिर अपनी जगह वापस जाकर पालती मारकर बैठ गए। रफ्ता रफ्ता उन्हें महसूस होने लगा जैसे नज़र धुंधला रही है। सामने बैठा हुआ गुरुदेव धुंधला सा दिखाई दे रहा था। दरो दीवार धुआं धुआं से हो रहे थे। कोई भी चीज़ ना तो साफ और वाजे दिखाई दे रही थी और ना वाजे तौर पर कुछ समझ में आ रहा था। फिर वो तीनों अपनी अपनी सोच के जरिए बोलने लगे, अपने हालात बयान करने लगे, अपनी पूरी हिस्ट्री सुनाने लगे कि उन पर क्या गुजर रही है। वह तीनों सर झुकाए अपने अपने हालात बयान करते जा रहे थे। तीनों के हालात एक जैसे थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड में उनके धंधे अलग अलग थे। वो अपने अपने मुजरिमाना धंधे के बारे में भी बता रहे थे। फिर वो बारी बारी एक आवाज़ सुनने लगे। उनके अंदर जैसे कोई कह रहा था, तुम्हारी मुसीबतों के दिन ख़त्म हो रहे हैं, लोहे को लोहा काटता है, एक फौलाद के पास जाओ। उनके अंदर जैसे आवाज़ गूंज रही थी। उस फौलाद का नाम है ज़ाओकोम कोबरा। कोबरा एक ऐसा नाग जिसका कांटा पानी नहीं मांगता। कोई ख्यालख्वानी करने वाला दुश्मन उस कोबरा के जहरीले दिमाग में नहीं आएगा। वो फौलाद सिर्फ जहरीला ही नहीं है, उसके दिमाग की तरह उसका जिस्म भी ऐसा फौलाद का बना हुआ है कि वो तुम्हारे तमाम फौलादी दुश्मनों को काट कर रख देगा। जाओ, उसके कदमों में रहो, वो तुम्हारी तमाम मुश्किलें आसान करता रहेगा। इस पूरे इलाके में पहले से ज़्यादा तुम्हारा रोब और दबदबा कायम करेगा। जाओ, चले जाओ।
नानाका ने कहा, हम कहाँ जाएं? हमारे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। उसी अंधेरे में जाओ, वो तुम्हें सूरज बनकर मिलेगा। खामोशी छा गई। उन तीनों की आंखें बंद हो गई थीं। उन्हें अपनी खबर नहीं थी कि वो कहाँ है और किस साल में है। वो ये भी नहीं जानते थे कि इन लम्हात में सो रही हैं या जाग रहे हैं। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को उस मंदिर के एक आश्रम में पाया। उनके जहनों से ये बातें मिट गई थीं कि पवित्र जल पीने के बाद उन पर कैसी बेखुदी तारी हो गई थी और उन पर क्या गुजरती रही थी। उन्होंने बेदार होने के बाद गुस्ल किया, इबादत की, फिर कुछ खाने पीने के बाद हैंगिंग चेयर के जरिए दूसरी पहाड़ी पर आ गए। वहां से वो प्राइवेट फ्लाइंग कंपनी में आए। एक हेलीकॉप्टर किराए पर हासिल किया। इसके पायलट ने उन्हें उस सरहदी इलाके में पहुंचा दिया जहां से चीन का इलाका शुरू होता था। अब यह सरहद ख़त्म हो चुकी है। हांगकांग चीन का एक इलाका बन गया है। इस इलाके में साल भर बर्फ़ जमी रहती है। वो हेलीकॉप्टर उन्हें वहां छोड़कर चला गया। इससे आगे प्रवास की कानूनी इजाज़त नहीं थी। वहाँ एक बर्फ़पोश पहाड़ी के गार में ज़ाओकॉम कोबरा रहता था। इस गार में आराम और आसाइश और ज़िंदगी की ज़रूरियात का तमाम सामान मौजूद था। वह पिछले 25 वर्षों से वहाँ रिहाइश पजीर था। इस इलाके से कभी कभी स्मगलरों के काफिले गुजरते थे। वो उन पर हमले करता था, बड़ी जीदारी से मुकाबला करके उन्हें कत्ल करता था और उनका तमाम मालो असबाब लूट लिया करता। कई स्मगलरों ने मुत्तहिद होकर उस पर कई बार हमले किए थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो कोई शैतान है, उनके अंदर की बातें जानता है, उनके हमला और उनकी एक एक हरकत को समझकर अपना बचाव करता है और उनकी गर्दनें उड़ा देता है। उसके बारे में ये मुतफ़िक्र आई थी कि वो एक जुनूनी कातिल है। उसे इंसानी खोपड़ियाँ जमा करने का शौक़ है। पहाड़ी के हिस्से में बेशुमार इंसानी खोपड़ियाँ थीं। इतनी ज़्यादा थी कि इन खोपड़ियों का एक छोटा सा टीला बन गया था। वो इन्हें देखकर खुश होता था। अपनी तलवार लेकर ज़रा बख्तर पहनकर बड़े फ़ख्र से इन खोपड़ियों के ऊपर खड़ा होता था। इधर उधर ऐसे देखता था जैसे पूछ रहा हो, क्या और कोई सर रह गया है? सरों का सर करना मेरा मशगला है। फी ज़माना ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए टेलीपैथी सीखी जा रही थी, लेकिन ऐसी टेलीपैथी का इल्म आर्जी होता है। कुछ अरसे पहले पोरस ने एंटी टेलीपैथी मेडिसन यानी टेलीपैथी मुखालिफ दवा तैयार की थी। इस दवा को स्प्रे किया जाता था और जो टेलीपैथी जानने वाला इस स्प्रे की हुई फिजा में सांस लेता था, उसकी टेलीपैथी के इल्म उसके दिमाग से महव हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। माजी में मशीन से सीखने वाले बेशुमार अफराद टेलीपैथी के इल्म से महरूम हो गए थे। सिर्फ वही रह गए थे जिन्होंने कुदरती तौर से बरसों की इबादत और रियाजत से ये इल्म हासिल किया था। मेरा और आमना फरहाद का ये इल्म कभी मिटने वाला नहीं था, हमारी आखिरी सांसों तक रहने वाला था, क्योंकि ये कुदरती तौर पर पायदार था। हमारी तरह जिसने भी इल्म सीखा था वो कभी किसी से मात नहीं खा सकते थे। उनका इल्म कायम रहने वाला था। ज़ाओकॉम कोबरा ने भी कुदरती तरीक़ों को अपनाया था। कई बरसों तक दिन रात मेहनत करता रहा था। उसके अंदर इस इल्म की पुख्तगी थी। नानाका और दोनों गॉडफादर ने गुरुदेव के हाथों से पवित्र जल पिया था। इस जल में ऐसा नशा था जिसने उन्हें अपने आप से गाफिल कर दिया था। इस गफलत के दौरान में उन्होंने अपने अंदर एक आवाज़ सुनी थी। वो आवाज़ उन्हें ज़ाओकॉम कोबरा के पास जाने का हुक्म दे रही थी। उसी कोबरा की आवाज़ थी। वो ख्याल ख्वानी के जरिए उन तीनों के अंदर आकर बोलता रहा था। वो तीनों इस ख्याल ख्वानी को ना समझ सके। उन्हें यह भी ना मालूम हो सका कि तमाम रात गफलत से सोने के दौरान में उन पर तनवीमी अमल किया गया था और कोबरा ने उन्हें अपना मामूल बना लिया था। वो तीनों बेदार होने के बाद यही समझ रहे थे कि वो पहले की तरह योगा के माहिर हैं। ना कोई उनके दिमाग में आया है ना आ सकेगा। वो तीनों उस बर्फानी इलाके में पैदल चलते हुए कोबरा के गार में पहुंचकर उसके सामने झुक गए। वो खुश होकर बोला, मुझे झुके हुए सर अच्छे लगते हैं, मैं उठे हुए सरों को काट कर फेंक दिया करता हूँ। नानाका ने कहा, हम सारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे। तुम हमारे झुके हुए सरों को दुश्मनों के सामने उठा दो, उनके सर हमारे सामने झुका दो। तुम जो चाहते हो वही होगा। जब तुम यहाँ से जाओगे तो कोई टेलीपैथी जाने वाला तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। हम नहीं जानते कि तुम कितने ताकतवर हो, मगर हमें बुद्ध मंदिर के गुरु ने बताया है कि तुम जहरीले भी हो और फौलादी भी। हमारा पहला दुश्मन फरहाद भी कुछ ऐसा ही है, जहरीला भी और फौलादी भी। और वो 5 टेलीपैथी जाने वाले दुश्मन बायरन, टोड, हार्वे और कोबरा ने हाथ उठाकर कहा, आगे ना बोलो, मैं जानता हूँ, तुम्हारे एक एक दुश्मन को जानता हूँ। तुम यहाँ से जाओ, अपने आसपास ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स रखो जो योगा के माहिर हों। उनके सिवा किसी पर कभी भरोसा ना करो, किसी से रूबरू मुलाकात ना करो। अपने तमाम दुश्मनों से सिर्फ फ़ोन, फैक्स और ईमेल के ज़रिए रब्ता करो। मैं तुम्हारे पीछे रहकर उन तमाम दुश्मनों को हलाक नहीं करूँगा, अपाहिज बना दूंगा। तुम्हारे दूसरे दुश्मन उन्हें देखकर इबरत हासिल करते रहेंगे। वो तीनों वहाँ से चले आए। एक गॉडफादर ने नानाका से कहा, ज़ाओकॉम कोबरा को देखने से दहशत तारी हो जाती है। मेरा दिल कहता है ये दुश्मनों को हमारे इलाके से मार भगाएगा। नानाका ने कहा, यह हमारे अंदर की बातें जानता है, ज़रूर टेलीपैथी जानता होगा। फिर गुरु ने कहा था, यह बहुत जहरीला है। हमारे जिस दुश्मन की शामत आएगी वो इसके सामने आएगा
और जहरीली मौत मारा जाएगा। क्या अब हम शहर वापस जाएंगे? नानाका ने कहा, मैं तो जा रहा हूँ, वहाँ छुप कर देखूंगा कि कोबरा के सहारे दुश्मनों को ललकारने का नतीजा क्या होता है। ठीक कहते हो, पहले छुपकर कोबरा की ताकत को आजमाना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या कर सकता है। हांगकांग में उनके कई खुफिया अड्डे थे, वो एक दूसरे से जुदा होकर अपनी अपनी खुफिया रिहाइशगाह में आ गए। वहाँ नानाका के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि अपने दोनों मुशीरों द किलर और द विनर से रब्ता करना चाहिए। दरअसल कोबरा ने ख्याल ख्वानी के जरिए उसे माइल किया था। उसने ईमेल के जरिए द किलर से रब्ता किया, उसे अपना फ़ोन नंबर बताकर कहा, मुझसे अभी रब्ता करो। थोड़ी देर बाद ही फ़ोन का बजर सुनाई दिया। उसने मोबाइल को ऑन किया और कहा, हेलो, मैं नानाका बोल रहा हूँ। मैं हूँ द किलर। हम सब हालात से मजबूर होकर रुपोश हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे मुद्दतों बाद तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। तुम खैरियत से हो? खैरियत से हूँ, और ये समझ रहा हूँ कि जल्दी हमारी ये रुपोशी ख़त्म हो जाएगी। हमें एक ऐसी ताकत हासिल हुई है जिसके सामने टेलीपैथी जाने वाले दुश्मन हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। बड़ी अच्छी खबर सुना रहे हो, ऐसी कौन सी ताकत हासिल हो गई है? नानाका उसे जाओकोम कोबरा के बारे में बताने लगा। द किलर ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, वो कोबरा टेलीपैथी भी जानता है और जहरीला भी है, फिर तो दुश्मनों पर भारी पड़ सकता है। लेकिन गैर मामूली इल्म और गैर मामूली सलाहियतें हासिल होने के बाद भी पूरी जहानत और हाजिर दिमागी से काम ना लिया जाए तो तमाम गैर मामूली सलाहियतें धरी की धरी रह जाती हैं। नानाका ने कहा, बेशक हम नहीं जानते कि कोबरा हमारे दुश्मनों के मुकाबले में अपने इल्म और अपनी सलाहियतों से किस तरह काम लेगा। इस तरह मैं पहले छुपकर दुश्मनों को ललकारूंगा। जब वो मुझे तलाश करेंगे और मुझ पर हमलावर होना चाहेंगे तो देखूंगा कि कोबरा कैसी जवाबी कार्रवाई करेगा। तुम इस सिलसिले में क्या मशवरा देते हो? तुम्हें यही करना चाहिए, फ़िलहाल अपनी रुपोशी में कोबरा को आजमाना चाहिए। वैसे कोबरा से मुलाकात करने से पहले तुम्हें मुझसे मशवरा करना चाहिए था। हम बहुत परेशान थे। जिस अंदाज में हमने कोबरा तक रसाई हासिल किया वो कुछ अजीब था। हम उससे सैरज़दा हो गए थे। उस वक्त तुमसे मशवरा लेने का ख्याल दिल में नहीं आया। ख्याल आते ही तुमसे मशवरा करूं। नानाका, हम लेन देन वाली दुनिया में रहते हैं। यहाँ कुछ लेने के लिए देना पड़ता है और किसी को कुछ देने से पहले उससे कुछ वसूल करना पड़ता है। कोबरा तुम्हें अपना इल्म, अपनी सलाहियतें, अपनी ताकत और अपना वक्त तुम्हें दे रहा है। क्या इसके एवज तुमसे कुछ वसूल नहीं कर रहा है? क्या उसका कोई मुतालबा नहीं है? वो क्या मुतालबा करेगा? उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो किसी का मोहताज नहीं है। हमने उसके गार में हीरे जवाहरात और सोने की ईंटें देखी हैं। पता नहीं वो मुस्तकिल उसी गार में रहता है या अमीराना शान शौकत से कहीं शहरी ज़िंदगी भी गुजारता है। द किलर ने कहा, यकीनन वो दोहरी ज़िंदगी गुजारा होगा। वो हीरे जवाहरात और सोने की ईंटें लेकर किसी दूर उफ्तादा गार में बैठे बैठे ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। और ये ना कहो कि वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। इंसान को जितना मिलता है उतनी उसकी ज़रूरत और मोहताजी बढ़ती जाती है। एक मुल्क फतह करने के बाद दूसरे, तीसरे और फिर सारी दुनिया को फतह करने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। नानाका ने कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि कोबरा हमारे अंडरवर्ल्ड के इलाके फतह करेगा? ये तो तुम्हें कोबरा से पूछना चाहिए था। साफ साफ मुआहिदा करना चाहिए था। वो खुदा के नाम पर तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। वो क्या चाहता है तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। तुम दुरुस्त कहते हो, मुझे पूछना चाहिए था। वैसे अब वो रब्ता करेगा तो मैं ज़रूर लेन देन के मामला तय करूँगा। तुम इंतज़ार न करो कि वह तुमसे रब्ता करेगा। तुम्हें खुद रब्ता करके उससे मामला तय करने चाहिए। हमारी मुलाकात उससे गार में हुई थी। वहाँ कोई फ़ोन नहीं था। उस गार में फैक्स और ईमेल का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। उसने कहा है कि वो खुद ही रब्ता किया करेगा। किसी बुरे वक्त में उसकी मदद ज़रूरी होगी तो क्या उसका इंतज़ार करते रहोगे? वो बहुत पहुंचा हुआ है। उसने कहा है कि वो हमारी निगरानी करता रहेगा और हम पर कोई आंच नहीं आने देगा। यही आजमाने के लिए तो हम अभी छुपे हुए हैं। नानाका, तुम दुश्मनों के हमलों से बुरी तरह बदहवास हो गए हो। उनसे निजात हासिल करने के लिए आंखें बंद करके कोबरा पर भरोसा कर रहे हो। यकीन से कह रहे हो कि वो तुम्हारी निगरानी कर रहा है, मगर तुमसे दूर रहकर कैसे कर रहा है? मेरे जहन में तो एक ही बात आती है कि वो ख्याल ख्वानी के जरिए निगरानी कर रहा है। तुम्हारी अकल क्या कहती है? नानाका सोच में पड़ गया, फिर बोला, हाँ, यही बात समझ में आ रही है। वो हमारे दिमाग में आकर हमारी निगरानी कर रहा होगा। यानी ये मान रहे हो कि कोबरा ने तुम्हारे दिमाग में जगह बना लिया। तुम तीनों गॉड फादर्स योगा के माहिर हो, लेकिन उसकी सोच की लहरों को अपने अंदर महसूस नहीं कर रहे हो। इस वक्त भी वो तुम्हारे अंदर होगा, हमारी बातें सुन रहा होगा और तुम्हारे जरिए मेरे अंदर भी पहुंच चुका होगा। शायद मैं जाओकोम कोबरा को मुखातिब कर रहा हूँ। मिस्टर जाओ, तुम अभी मौजूद हो? प्लीज़ मुझसे बातें करके ये उलझन दूर करो। वो दोनों फ़ोन के जरिए गुफ्तगू कर रहे थे। थोड़ी देर खामोश रहकर इंतज़ार करने लगे, लेकिन नानाका के दिमाग में खामोशी रही। कोबरा का जवाब सुनाई नहीं दिया। वो द किलर से बोला, मेरे अंदर खामोशी है। अगर वो होता तो ज़रूर बोलता। मैं योगा का माहिर हूँ, उसकी सोच की लहरों को महसूस कर सकता हूँ। वो जब भी आएगा मैं उसे महसूस कर लूँगा। अगर उसने तुम्हें हिप्नोटाइज़ किया होगा तो कभी उसे महसूस नहीं कर सकोगे। कैसी बातें करते हो?
अगर वो ऐसा करता तो क्या मुझे खबर ना होती? हम तीनों गॉडफादर्स ने उसके कार में जाकर 1 घंटे तक उससे गुफ्तगू की थी, फिर वापस आ गए थे। मैं इसे 1 घंटे तक होशो हवास में था, उसे एपनाटाइज करने का मौका ही नहीं मिला। तुम भूल रहे हो, तुम तीनों गॉडफादर्स ने मंदिर के आश्रम में एक रात गुजारी थी। उस रात नींद के दौरान में तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा ये तुम नहीं जान सकोगे। द किलर, तुम मुझे तशवीश में मुब्तला कर रहे हो। ऐसा होता है जिस पर तनवी में अमल किया जाता है वो बाद में भूल जाता है कि उस पर अमल किया गया है। क्या मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है? सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, उन 2 गॉडफादर्स के साथ भी यही हुआ है। तो फिर कोबरा को यह बात छुपाना नहीं चाहिए। अगर वो मेरे अंदर है तो मुझसे गुफ्तगू करना चाहिए। द किलर ने कहा, हो सकता है वो अभी तुम्हारे अंदर मौजूद ना हो, अपने किसी मामले में कहीं मसरूफ़ हो। तुम उसे बाद में मुखातिब करो तो शायद तुम्हें अपने अंदर जवाब मिलेगा। नानाका बुरी तरह परेशान हो गया। उसके मुशीर द किलर ने उसे समझा दिया था कि वो जाऊ कौम कोबरा का मामूल और महकूम बन चुका है। वो बुरी तरह मायूस होकर द किलर से बोला, मैं फरहाद और दूसरे टेलीपैथी जाने वालों का गुलाम नहीं बनना चाहता। उनसे महफूज रहने के लिए कोबरा का सहारा लिया है और उसने बड़ी मक्कारी से मुझे अपना गुलाम बना लिया है। किसी भी टेलीपैथी जाने वाले पर भरोसा नहीं किया जा सकता। द किलर ने कहा, अब अफसोस करने से क्या होगा? फरहाद और बायरन टोड जैसे बड़े बड़े दुश्मन तुम्हारे मुकाबले पर हैं। उन पर गालिब आकर गॉडफादर की हैसियत से जिंदा रहने के लिए किसी न किसी बड़ी ताकत के आगे तुम्हें झुकना ही था। कोबरा ने तुम्हें झुका लिया। प्लीज़ अब मुझसे रब्ता न करना। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे जरिए मेरे अंदर पहुंच जाए। द किलर ने रब्ता ख़त्म कर दिया। फिर उसने अपने दूसरे साथी द विनर को फ़ोन के जरिए नानाका और दोनों गॉडफादर्स के मुतल्लिक बताया और कहा, मैंने अपने ये फ़ोन बंद कर दिया है, तुम भी कोई फ़ोन अटेंड ना करो। फैक्स और ईमेल के जरिए भी ख़त्म कर दो। द विनर ने कहा, हांगकांग में टेलीपैथी जाने वाले दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही है। हमें कुछ अरसे के लिए ये मुल्क छोड़ देना चाहिए। वो दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि वो यूरोप के किसी मुल्क में जाकर रहेंगे, लेकिन वो ऐसा ना कर सके। नानाका ने कोबरा की मर्जी के मुताबिक द किलर से रब्ता किया था। कोबरा उसके जरिए द किलर की आवाज़ और लबो लहजा सुन चुका था। फिर मसरूफियात के बायस चला गया। उसने चंद घंटे के बाद द किलर के दिमाग में आकर कहा, हेलो, मैं जाऊ कौम कोबरा बोल रहा हूँ। द किलर कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अपने अंदर उसकी आवाज़ सुनते ही झाग की तरह बैठ गया। कोबरा ने कहा, तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए। मुझे भी तुम्हारे जैसे ज़हीन मुशीरों की ज़रूरत है। मैं तुम्हें ग़ुलाम नहीं बनाऊंगा, मुझे अपना दोस्त समझो। तुम मुझे ग़ुलाम बनाओ या दोस्त बनाओ, तुम मेरे अंदर आ चुके हो। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी टेलीपैथी की दुनिया में हम जैसे लोग आज़ाद नहीं रह सकते। हमें किसी न किसी तरह पाबंदी में रहना ही पड़ता है। तुम मेरे काम आते रहोगे तो आइंदा देखोगे कि मैं तुम पर किसी तरह की पाबंदी आयद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आने वाला वक्त बताएगा कि तुम मेरे साथ कैसा सलूक कर रहे हो। मैं तुमसे सिर्फ मशवरे तलब करूँगा। नानाका टेलीपैथी जाने वाले दुश्मनों से बहुत परेशान है। मैं उन दुश्मनों को ये बताना चाहता हूँ कि अब वो तीनों गॉडफादर्स उन दुश्मनों से मरूब और दहशत ज़्यादा नहीं है। तुम्हारा क्या मशवरा है? मुझे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? द किलर ने कहा, यूं ज़ुबानी दावा करने से फरहाद और दूसरे टेलीपैथी जानने वाले तीनों गॉडफादर्स की ताकत को तस्लीम नहीं करेंगे। अमली तौर पर कुछ करना होगा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या करना होगा। फरहाद आजकल मैडम मार्ली के साथ है। तुम नानाका से कहो वो मार्ली से रब्ता करे। नानाका ने उस पर 2 बार हमले किए और नाकाम रहा। मार्ली को तीसरे हमले की धमकी दी जाए। तुम ये मशवरा दे रहे हो कि नानाका मार्ली पर फिर एक बार हमला करे। द किलर ने कहा, बेचारा नानाका क्या हमला करेगा? ये सारा टेलीपैथी का खेल है। तुम्हें हमला करना होगा और यह जाहिर करना होगा कि बायरन टोड और उसके दूसरे टेलीपैथी जानने वाले साथी मार्ली पर हमला कर रहे हैं। तुम्हारे ये मशवरा बहुत खूब है। मैं भी खुद को टेलीपैथी जानने वाले की हैसियत से जाहिर करना नहीं चाहता हूँ। फरहाद और मार्ली को इस धोखे में रखा जाए कि नानाका के टेलीपैथी जानने वाले बायरन टोड वगैरह उन पर हमला कर रहे हैं। मार्ली और फरहाद हांगकांग के किसी इलाके में हैं। मार्ली का 2 सीटर जहाज़ और हेलीकॉप्टर प्राइवेट फ्लाइंग कंपनी के हाथे में खड़े हुए हैं। इस तरह यकीन हो जाता है कि मार्ली हांगकांग में है। वहाँ किसी न किसी आला अफसर को ज़रूर मालूम होगा कि मार्ली हांगकांग के किस इलाके में है। ठीक है, मैं किसी सरकारी अफसर के दिमाग में घुसकर मार्ली का पता ठिकाना मालूम करूँगा। तुम आराम करो। तुम्हारे और द विनर के दिमागों को फ़ौरन लॉक करना ज़रूरी है। आइंदा कोई दुश्मन तुम्हारे अंदर नहीं आ सकेगा। कोबरा ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो बिस्तर पर आकर लेट गया, फिर आंखें बंद कर लीं। उसने कहा था, द किलर को गुलाम नहीं बनाएगा, उस पर पाबंदी आयद नहीं करेगा, लेकिन वह ऐसा करने लगा। अपने मुखालफिन की टेलीपैथी से उन्हें महफूज रखने के लिए ऐसा करना लाजमी था। मैं सोनिया के साथ हांगकांग में था। असल मार्ली लंदन में थी। सोनिया ने मार्ली बनकर दुश्मनों को बड़ी हद तक कामयाबी से अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था। हमने बायरन टोड को ट्रैप किया था। फिर मुंबई में बेकर ब्राइट को मामूल बना लिया। उसके दूसरे साथियों को भी फांसने वाले थे, लेकिन हमें नानाका और दूसरे 2 गॉडफादर्स का सुराग नहीं मिल रहा था। हम छुपने वालों को बाहर निकालना जानते हैं। सोनिया ने कहा, अब मार्ली को लंदन से यहाँ आना चाहिए। दुश्मनों को यह धोखा खेज इतला मिलनी चाहिए कि वह जिम काफ जैसे गॉडफादर से शादी कर चुकी है और उसे यहाँ के तीनों गॉडफादर्स के मुकाबले में ले आई है।
अगर वो तीनों अपने बिल में से नहीं निकलेंगे तो जिम काफ उनके इलाकों पर रफ्ता रफ्ता कब्जा जमा लेगा। इतने बड़े चैलेंज के बाद वो तीनों गॉडफादर्स कभी छुपकर नहीं रह सकते थे। वैसे भी हमारी लालमी में कोबरा खुद ही मार्ली तक पहुंचने की प्लानिंग कर रहा था। कुछ अरसे की खामोशी के बाद हांगकांग में फिर हंगामे शुरू होने वाले थे। एल्पा अपने मुल्क से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहती थी। चूंकि जाना ज़रूरी हो गया था इसलिए काहिरा की तरफ रवाना हो गई। सफ़र के दौरान में एक शख्स उसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। वो ये सोचकर चली थी कि काहिरा में किसी को दोस्त बनाएगी, फिर उसे आलाकार बनाकर अपने साथ रखेगी ताकि तन्हा ना रहे और कोई उस पर शुबा न करे। उसके साथ वाली सीट पर बैठे हुए शख्स ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तन्हा हो? हाँ बिल्कुल तन्हा हूँ। मैंने बेवा होने के बाद दूसरी शादी नहीं की। क्यों नहीं की? तुम्हारी जैसी हसीन और जवान औरत को तन्हा नहीं रहना चाहिए। वो उसे जवान कह रहा था। पिछले दिनों पारस ने उसे कहा था, तुमने मुझसे तलाक लेने के बाद इतनी अय्याशी की है कि अंदर से खंडर बनकर रह गई हो। सिर्फ ऊपर से हसीन और जवान दिखाई देती हो। कोई अकल का अंधा ही तुम्हें देखकर उल्लू बनेगा। उसे पारस के इस तबसरे पर बड़ा गुस्सा आया था और अब वो अपने हमसफ़र के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रही थी। उस हमसफ़र ने पूछा, काहिरा में कहाँ रहोगी? मैं पहली बार वहाँ जा रही हूँ। वहाँ कुछ अरसे तक होटल में रहूँगी। सुना है दरिया नील का साली मंजर खूबसूरत और काबिल दीद होता है। अगर वो जगह पसंद आई तो मैं वहाँ अपने लिए कोई बंगला खरीद लूँगी। इसका मतलब है बहुत अमीर कबीर हो। आजकल मैं भी कमा रहा हूँ। आजकल का मतलब क्या हुआ? क्या पहले कमारे नहीं थे? पहले शादीशुदा था। अजीब इत्तेफाक है। तुम्हारा शौहर मर गया, मेरी बीवी छोड़कर चली गई है। मैं दूसरी शादी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। वो कौन है जो शादी से पहले इंटरव्यू लेने वाली है? वो बहुत मालदार है। तुम कभी सोच भी नहीं सकती कि उसके पास कितनी दौलत है। अगर मेरा ये सफ़र कामयाब रहा और मैं उसके पास जिंदा सलामत पहुंच गया और उसने जो काम दिया है वो पूरा कर दूंगा तो वो मुझसे शादी कर लेगी। ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के बाद तुम इंटरव्यू में कामयाब हो जाओगे और तुम जिंदा सलामत पहुंचोगे तो वो तुमसे शादी कर लेगी? मुझे अफसोस है, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं बता सकूंगा। ये कुछ ज़ाती और प्राइवेट किस्म का मामला है। एल्पा अपनी सीट पर से उठकर बोली, कोई बात नहीं, मैं ज़रा वॉशरूम से आ रही हूँ। वह टॉयलेट की तरफ जाने लगी। वो पहले ही उसके ख्यालात पड़ चुकी थी। वो एक स्मगलर था। एक बहुत ही मालदार औरत के लिए काम करता था। उसे शादी का ख्वाहिशमंद था। उस औरत ने कहा था कि तिलबैब के एक जौहरी के पास बेशकीमत हीरे हैं। अगर वो उन्हें चुरा कर ले आएगा तो वो उससे शादी कर लेगी। वो उन्हें चुरा कर ले जा रहा था। तिलबैब से रवाना होते वक्त उसने हीरों की चिरमी थैली को एल्पा की नज़रों से बचाकर उसके बैग में रख दिया था ताकि कस्टम वाले उसे गिरफ्तार ना कर सकें। एल्पा यह तमाशा देख चुकी थी। उसने कस्टम चेकिंग से गुजरते वक्त चेक करने वाले को गायब दिमाग रखा। वो हीरे अभी उसी के हैंडबैग में रखे हुए थे। उन्हें भी काहिरा के कस्टम्स वालों के सामने से गुजरना था। उस स्मगलर ने इन्हें एल्पा के आसरे पर छोड़ दिया। वो कस्टम्स चेकिंग के वक्त एल्पा के साथ था। धड़कते दिल से सोच रहा था वो हीरे यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं। उसे गिरफ्तारी का खौफ नहीं था। उसके ख्याल में एल्पा गिरफ्तार होने वाली थी, लेकिन वह हीरे अगर ना ले जाता तो वो मालदार औरत उसे लिफ्ट ना देती। एक कस्टम्स ऑफिसर ने एल्पा के हैंडबैग को चेक किया। उसके अंदर से वो चिरमी थैली निकली जिसमें 5 अदद बेशकीमत हीरे रखे हुए थे। एल्पा ने उस अफसर के दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो इन हीरों को चिरमी थैली से निकाल कर देख रहा था। एल्पा ने कहा, ये इमिटेशन है, नकली हीरे हैं, बिल्कुल असली दिखाई देती हैं। अफसर ने उन्हें उलट पलट कर देखते हुए कहा, मुझे तो असली दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ नकली होती है वो नकली ही दिखाई देती है। अफसर ने यह कहकर हीरों को चिरमी थैली में डाला, फिर उन्हें हैंडबैग में रखकर बोला, आप जा सकती हैं। एल्पा अपना सामान लेकर आगे बढ़ गई। वो स्मगलर भी अपना मुख्तसर सा सामान चेक कराने के बाद एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आया। एल्पा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा, फिर बोला, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम मुझे छोड़कर यहाँ आ गई हो। वो बोली, सफ़र ख़त्म हुआ, साथ ख़त्म हुआ, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊँगा। ये कैसे हो सकता है? तुमने इतना बड़ा काम किया है, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तुम्हारी रिहाइश का इंतज़ाम करूँगा, आओ मेरे साथ चलो। सॉरी, मैं किसी का एहसान नहीं लेती। तुम उस औरत के पास इंटरव्यू देने जाओ। ठीक है, मुझे वो थैली दो जिसमें हीरे हैं। वो नकली हीरे लेकर क्या करोगे? वो नकली नहीं, असली हैं। तुमने कस्टम के ऑफिसर को खूब धोखा दिया है। क्या बक रहे हो? मैं उस अफसर को क्यों धोखा दूंगी? मैं तिलबैब से ये नकली हीरे लेकर आई हूँ। तुम नहीं लाई हो, मैं लाया हूँ। मैंने इन्हें तुम्हारे बैग में रख दिया था। ऐसे कीमती हीरे देखकर तुम्हारी नीयत बदल गई है। एल्पा ने अपना हैंडबैग खोलकर उस थैली को निकालते हुए कहा, तुम बकवास कर रहे हो। मैं नकली हीरे लेकर आई हूँ, ये नकली ही रहेंगे, तुम्हारे कहने से असली नहीं हो जाएंगे। उसने चिरमी थैली से उन हीरों को निकाल कर उसे दिखाया। उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो इन्हें हैरानी से देखने लगा। एक एक हीरे को उठाकर कहने लगा, मैं तो सफ़ेद चमकते हुए असली हीरे लेकर आया था, लेकिन ये तो पीले पीले नीले नीले हीरे हैं, बिल्कुल नकली हैं। वो बोली, अब यकीन आया कि मेरे नकली हीरे हैं। अब यहाँ से जाऊँ? कैसे जाऊँ? ये असली से नकली कैसे हो गए? मैं इन्हें अपनी होने वाली बीवी के पास ले जाऊँगा, वो इन्हें देखकर मेरी बात का यकीन करेगी। वो एल्पा से चिरमी थैली लेकर उसमें हीरे देखना चाहता था।
लेकिन ज़रा सी देर के लिए गायब दिमाग हो गया। उसने वो हीरे अल्पा को दिया और चिरमी थैली अपने सफरी बैग में रख ली। वहाँ से एक टैक्सी में बैठकर चला गया। अल्पा ने महज तफरी के लिए उसे उल्लू बनाया था। वो बड़े मसाइल के दरमियान उलझी हुई थी, खुद को थोड़ी देर के लिए उन उलझनों से दूर रखना चाहती थी। उसने होटल में पहुंचकर अपने लिए एक कमरा लिया, फिर वहां आराम से लेटकर ख्याल ख्वानी करने लगी। वो सुबह से बार बार अपने काबिल एतमाद टेलीपैथी जाने वाले एक मामूल के दिमाग में जा रही थी। उसे यकीन हो रहा था कि पारस उसके दिमाग में नहीं आ रहा है। तब वो दोबारा उसे एपनाटाइज करने लगी। उसने इस एक मामूल को कामयाबी से दोबारा अपना बना लिया। वैसे हकीकत यह थी कि पारस को उसके किसी मामूल से दिलचस्पी नहीं थी। उसने कभी किसी के दिमाग में जाने की जहमत गवारा नहीं की। उसे खुद पर इतना एतमाद था कि जब कभी उसे किसी तरह की जवाबी कार्रवाई करना होगी तो वो कर गुजरेगा। अल्पा ने अपनी ज़ाती टेलीपैथी जानने वाली फ़ौज के दूसरे मामूल को आजमाया। बार बार उसके दिमाग में जाती रही, फिर उसे भी दोबारा हिप्नोटाइज करके अपने यकीन के मुताबिक मामूल बना लिया। वो ख्वामखा इतनी मेहनत कर रही थी, अपने इत्मीनान के लिए ज़रूरी भी था। वो कभी दिमागी सुकून के लिए तफरी के लिए निकल जाती, कभी होटल में आकर कमरे को अंदर से बंद करके ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ हो जाती। अपने मामूलों पर दोबारा तनवीमी अमल करने लगती। 6 दिन और 6 रातों तक मेहनत करने के बाद उसने अपने 20 मामूलों को मुकम्मल एतमाद के साथ फिर से अपना बना लिया। इस बात का इत्मीनान हुआ कि अब वो तनहा नहीं है। उसके 20 अदद जानिसार हैं जो उसके एक इशारे पर उसके लिए जाने दे सकती हैं। पारस से मुखालफत के बाद उसने ये बड़ी कामयाबी हासिल की थी। उसने अपने 2 जानिसारों को अपने पास काहिरा में बुला लिया। उनसे कहा, हम अपने चेहरे और शख्सियत बदल कर तिलबैब जाएंगे। तुम में से एक मेरा शौहर कहलाएगा और दूसरा मेरा भाई बनकर रहेगा, मगर भाई बनने वाले को यहाँ किसी से शादी करनी होगी। उस औरत को और 2 लावारिस बच्चों को हिप्नोटाइज करके अपने बीवी बच्चे साबित करना होगा। इस तरह हम एक ख़ानदान के अफराद बनकर वहाँ जाकर रिहाइश इख्तियार करेंगे। वो दोनों जानिसार उसके अहकामात पर अमल करने लगे। एक हसीन औरत और 2 लावारिस बच्चों को तनवीमी अमल के ज़रिए अपना फैमिली मेम्बर बनाने लगे। अल्पा ने यरूशलेम के एक आर्मी अफसर को अपना मामूल बनाया था। उसने अल्पा के हुक्म के मुताबिक ट्रांसफार्मर मशीन के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग लकड़ी के मुख्तलिफ डिब्बों में पैक करने के बाद एक को खुफिया अड्डे में पहुंचा दिया था। इससे पहले वो मशीन फार्म हाउस के एक तहखाने में थी। ये राज पारस को मालूम था और कोई आर्मी अफसरान भी जानते थे। अल्पा अपने साथ इस मशीन को भी वहाँ से ले गई थी। अल्पा इस मशीन के ज़रिए उसका सुराग लगा सकता था। आर्मी अफसरान के भी दिमागों में पहुँच इस मशीन के बारे में मालूम कर सकता था। इसीलिए अल्पा ने बड़ी राजदारी से इस मशीन को दूसरी जगह मुंतकिल करा दिया। वो खुद रूपोश रहने के दौरान में मुतमईन रही कि वह मशीन उस मुकाम पर पूरी तरह महफूज है और उस खुफिया अड्डे के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। सिर्फ एक आर्मी अफसर उसका राजदार था। उसने ख्याल ख्वानी के ज़रिए उस अफसर से रब्ता किया, उसके ख्यालात पढ़े। ये इत्मीनान हुआ कि वह मशीन उस खुफिया अड्डे में महफूज थी। उसने अफसर से पूछा, क्या तुम उस खुफिया अड्डे में जाते हो? यस मैडम, 2 दिन पहले गया था। बार बार जाना मुनासिब नहीं समझता हूँ। कोई भी मेरा ताक़ुब करके उस खुफिया अड्डे तक पहुँच सकता है। दुरुस्त कहते हो। मशीन के सिलसिले में इसी तरह मोहतात रहना चाहिए। अब मैं तुम्हारे दिमाग में रहकर उस खुफिया अड्डे को देखना चाहती हूँ। ये यकीन करना चाहती हूँ कि वह मशीन आइंदा भी महफूज रहेगी और मैं किसी की भी नज़रों में आए बगैर उसे इस्तेमाल कर सकूंगी। तुम अभी वहाँ चलो। वो जीप में बैठकर उस तरफ रवाना हो गया। अल्पा ने पूछा, वो मशीन मैंने वहाँ से मुंतकिल कराई है, इस सिलसिले में दूसरे अफसरान को तजस्सुस होगा? क्या किसी ने सिलसिले में तुमसे कुछ पूछा था? जी हाँ, तिलबैब से भी कई अफसरान आए थे। वो मेरे अलावा दूसरे अफसरान से भी पूछ रहे थे कि मैडम कहाँ हैं और वह मशीन तहखाने में क्यों नहीं है। वो बड़ी सख्ती से पूछ रहे थे। मैं अब तक लाइल्मी ज़ाहिर करता रहूँ। वह जीप ड्राइव करता हुआ छोटी बड़ी पहाड़ियों के दरमियान से गुजरकर एक गार के सामने पहुंचा। अपनी जीप को गार के अंदर बड़ी दूर तक ले गया। वहाँ लकड़ी के बड़े बड़े डिब्बे रखे हुए थे जिनमें मशीन के मुख्तलिफ हिस्से पैक थे। वह इन डिब्बों को देखते ही चौंक गया। अल्पा ने उसके ख्यालात से मालूम किया, लकड़ी के वो डिब्बे खुले पड़े थे और सब के सब खाली दिखाई दे रहे थे। एक नज़र में मालूम हो गया कि उन डिब्बों को तोड़कर मशीन के तमाम हिस्से गायब कर दिए गए थे। अल्पा ने चीख कर पूछा, ये क्या है? ये डिब्बे किसने तोड़े हैं? मशीन कौन ले गया? वो अफसर हैरान परेशान गुमसुम खड़ा था, आंखें फाड़ फाड़ कर टूटे हुए डिब्बों को देख रहा था। उसके ख्यालात बता रहे थे कि वो बेकसूर है। उसकी लाइल्मी में इस मशीन को वहाँ से चुराया गया है। अल्पा ने गुस्से से पूछा, तुम तो कह रहे थे कि ये जगह महफूज है, तो मशीन कहाँ है? मुझे मशीन चाहिए, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस अफसर ने अपना रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, मैडम आप मुझे हलाक ना करें, मैं खुद शर्म से मर रहा हूँ। आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी मैं उसे पूरा ना कर सका, एक मशीन की हिफाजत ना कर सका। मैं खुद को सजाए मौत दे रहा हूँ। अल्पा ने उसके हाथ से रिवॉल्वर गिरा दिया, फिर कहा, तुम अभी नहीं मरोगे। पहले मैं मालूम करूंगी कि मशीन किसने चुराई है, फिर तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का फैसला करूंगी। इन खाली डिब्बों को देखते ही अल्पा के दिमाग में पारस का ख्याल आया। वही एक दुश्मन था, वही एक ऐसा शैतान था जो बड़ी मक्कारी से इस खुफिया अड्डे तक पहुंचकर मशीन को चुरा सकता था। उसने फ़ौरन ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसे मुखातिब किया, पारस मैं बोल रही हूँ। मैं जानती थी तुम इंतकामी कार्रवाई ज़रूर करोगे।
कभी ना कभी मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाओगे, मगर ये सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे रूपोश रहने के मामले में उलझाकर इतनी जल्दी ट्रांसफार्मर मशीन चुरा कर ले जाओगे। अच्छा, तो वो मशीन चोरी हो चुकी है और तुम्हारी खोपड़ी में सिर्फ यही बात आ रही है कि मैंने उसे चुराया है। तुम्हारे सिवा कोई ऐसा नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ तुम्हारी डर से उस मशीन को दूसरे खुफिया अड्डे में छुपाया था, मगर तुम वहां भी पहुंच गए। अब लाख बातें बनाओ, इस चोरी से इनकार करो, मगर मैं कभी यकीन नहीं करूंगी। तुमने बेहतरीन दोस्त बनकर बदतरीन दुश्मनी की है। तुम यकीन ना करो, तुम मुझे इल्ज़ाम देकर गोली नहीं मारोगी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। यकीन कर सकती हो तो कर लो, मशीन मैंने नहीं चुराई। मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुमने उसे किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया है। अपनी आदत के मुताबिक मुझ पर शुबा करियो, मगर सच जानने की भी कोशिश करो, वरना मशीन चुराने वाले दुश्मन तुम्हें आइंदा भी नुकसान पहुंचाते रहेंगे और तुम मुझे ही अपना दुश्मन समझती रहोगी। उसने अपना सांस रोक लिया। एल्पा की सोच की लहरें उसके दिमाग से निकल गईं। वो सोचने लगी, शायद वह दुरुस्त कह रहा है। वह मुझसे इंतकाम लेकर बड़े फ़ख्र से कह सकता था कि उसने मुझे मशीन से महरूम कर दिया। वो अपनी जगह से उठकर टहलने लगी। इतनी अहम मशीन से महरूम हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी सांसों से महरूम हो गई है। वह बड़े हौसले से इस महरूमी को बर्दाश्त कर रही थी। उसे अपने काबिल एतमाद आर्मी अफसर पर गुस्सा आने लगा। उसने बड़े यकीन से कहा था कि इस खुफिया अड्डे तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। वो दोबारा उसके दिमाग में आकर गुस्सा दिखाना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर पहुंचते ही मालूम हुआ कि खुफिया अड्डे में आर्मी के 2 अफसरान मुसल्लह जवानों के साथ पहुंचे हुए हैं। उनमें से एक अफसर एल्पा के उस काबिल एतमाद अफसर से कह रहा था, वो ट्रांसफार्मर मशीन सरकारी मलकियत है। तुमने उसे यहाँ लाकर छुपाया था। तुम्हें बताना होगा कि तुम दरे पर्दा किस मुल्क के लिए काम कर रहे हो, इस मशीन को कहाँ पहुँचाना चाहते थे। अगर तुम झूठ बोलोगे तो हम तुम्हें जख्मी करके तुम्हारे दिमाग से हकीकत मालूम कर लेंगे। उस अफसर ने जवाब दिया, मैं एक मुहिब्बे वतन आर्मी अफसर हूँ, प्लीज़ मुझे गद्दार न समझें। मैंने मैडम एल्पा के हुक्म से ऐसा किया था। आप मैडम से पूछ सकते हैं। मैडम ने तुम्हें यहाँ मशीन छुपाने के लिए क्यों कहा था? ये तो मैडम जानती है कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। उन्होंने खुद पर तनवीमी अमल भी कराया था, अपने दिमाग को लॉक कराया था। मेरा अंदाज़ा है कि वो दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों से खतरा महसूस कर रही थी। एल्पा ने उससे मुहासबा करने वाले आला अफसर के दिमाग में पहुंचना चाहा। उसने सांस रोक ली। वो अपने काबिल एतमाद अफसर के जरिए बोली, मैं एल्पा बोल रही हूँ, अभी तुम्हारे दिमाग में आना चाहती थी। तुमने सांस रोक ली। मुझे अपने अंदर आने दो, मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। उस आला अफसर ने कहा, सॉरी मैडम, यहाँ मैं, मेरा ये साथी अफसर और ये मुसल्ला जवान मेरे अपने खास लोग हैं। आपने जितने आर्मी के अफराद को टेलीपैथी सिखाई है, हमने उन सब के दिमागों को लॉक करा दिया है। आप हमारी सीनियर हैं, लेकिन हम आपको भी अपने अंदर नहीं आने देंगे। एल्पा ने अपने काबिल एतमाद अफसर के जरिए कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो? मुझे अपने अंदर क्यों नहीं आने दोगे? क्या मुझे नाकाबिल एतमाद समझ रहे हो या इन चंद आर्मी के जवानों के साथ बगावत कर रहे हो? हम आर्मी वाले दिन रात अपने मुल्क और कौम की खिदमत करते रहते हैं। बगावत हम नहीं कर रहे हैं, आप कर रही हैं। आप इस मुल्क में टेलीपैथी की फ़ौज तैयार कर रही थी, लेकिन दरे पर्दा हमें धोखा देकर अपनी एक ज़ाती फ़ौज भी तैयार कर चुकी हैं। यह झूठ है। मैंने अपनी कोई ज़ाती फ़ौज तैयार नहीं की है, तुम बकवास कर रहे हो। आप जानते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस के सुरागरसां कितने ज़हीन और तजुर्बेकार हैं। उन्हें आपकी दोगली हरकतों का इल्म हो चुका है। वो साबित कर चुके हैं कि आप टेलीपैथी जानने वालों की एक खुफिया ज़ाती फ़ौज तैयार कर रही हैं। वो सुरागरसां जिसे फ़ौज कह रहे हैं, वो मेरे चंद सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। मुझे यह हक हासिल है कि मैं अपने इत्मीनान के मुताबिक पर्सनल सिक्योरिटी को मुस्तहकम करूँ। आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। हम आपके लिए हमेशा से यही करते आ रहे हैं, लेकिन मशीन तैयार करते ही आप डिक्टेटर बन गई हैं। एक मुल्क में एक ही फ़ौज होती है। आप अपने लिए दूसरी फ़ौज तैयार कर रही थी। आपको ऐसी मुजरिमाना हरकतों से बाज रखने के लिए हमने मशीन को अपनी तहवील में ले लिया है। एल्पा ने चौंक कर पूछा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम इस मशीन को चुरा कर ले गए हो? हमने जो कुछ किया उसे चोरी नहीं कहते। वह मशीन सरकारी मलकियत है, उसे सरकारी तहवील में पहुंचाया गया है। आपको इस कानूनी कार्रवाई पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। ज़रा देर के लिए एल्पा पर सख्ता तारी हो गया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके अपने लोग मशीन को इस तरह छीन कर ले जाएंगे। वो चीख कर बोली, ये तुम्हारी कानूनी कार्रवाई नहीं, बदमाशी है। मशीन को सरकारी तहवील में लेने के लिए मुझसे कहा जा सकता था। वह मशीन मेरे पास गैर महफूज नहीं थी। इस सिलसिले में मुझसे मशवरा किया जा सकता था। अगर हम मशवरा करते तो आप मशीन को किसी तीसरे खुफिया अड्डे में पहुंचा देती। हमारे एक सुरागर साहब के इस मामूल अफसर का ताक़ुब करके ये देख चुका था। फिर इससे पहले कि वो मशीन यहाँ से कहीं और मुंतकिल की जाती, हमने उसे सरकारी तहवील में पहुँचा दिया है। दूसरे आला अफसर ने कहा, मैडम, हम आपके मामूल अफसर को इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर रहे हैं। किसने आपके मुजरिमाना अहकामात की तामील की है? यू शट अप। तुम मुझे मुजरिम कह रहे हो? मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए वक्फ करके बरसों से तनहा टेलीपैथी के ज़रिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम देती आ रही हूँ। आज तुम लोग मुझे मुजरिम कहकर मुझसे दुश्मनी कर रहे हो।
मैं तुम्हें ऐसी इबरतनाक सज़ा दूंगी कि फिर कोई मुझे मुजरिम कहने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। वस्तुए बोला, हम पहले ही जानते थे कि आप ऐसी ही जवाबी कार्रवाइयाँ करना चाहेंगी और ये भूल जाएंगी कि अब हम आर्मी वाले भी टेलीपैथी जानते हैं। आपके जवाब में हम भी टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने लिए हिफाजती इंतजाम कर चुके हैं। दूसरे आला अफसर ने कहा, आप आर्मी के किसी भी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी तो मुल्क दुश्मन कहलाएंगी। हम आपको नुकसान पहुंचाकर ऐसा कोई इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेंगे। आप सुलह सफाई का रास्ता इख्तियार करें। कल सुबह 10 बजे तमाम अकाबरीन कॉन्फ्रेंस हॉल में जमा हो रहे हैं। वहाँ मशीन के सिलसिले में आप जो कहना चाहती हैं कहें, हमारी शिकायतें भी करें, ताहम फैसला हमारे अकाबरीन करेंगे। वल्पा के उस मामूल अफसर को गिरफ्तार करके ले गए। यह उसकी तौहीन थी। वो अपने मामूल को गिरफ्तारी से नहीं बचा सकती थी, टेलीपैथी का मुजाहरा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ सभी टेलीपैथी जानने वाले योगा के माहिर थे। वह दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर होकर गुस्से में तिलमिलाने लगी। उसके एक जानिसार ने पूछा, मैडम क्या बात है, आप अचानक परेशान हो गई हैं? वह अपने 2 जानिसारों को आर्मी अफसरान की मुखालफत के बारे में बताने लगी। एक जानिसार ने कहा, हमारे उन अफसरों ने आपसे टेलीपैथी सीखी है और अब आपसे दुश्मनी करें। दूसरी जानिसार ने कहा, वो अफसरान मुहिब वतन नहीं है, वो अपनी एक अलग जमात बनाकर बगावत कर रहे हैं, इस मशीन को चुराकर हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरे दिन 10 बजे अलबा ख्याल खानी के जरिए कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंची। वहाँ उसे कहा गया कि मशीन को वाकई सरकारी तहवील में ले लिया गया है। वो टेलीपैथी जानने वाले अफसरान गद्दार नहीं है। चूँकि अलबा बहुत से मामलात में मसरूफ़ रहती है, इसलिए मशीन को आर्मी के चंद आला अफसरान के हवाले किया गया है। वह इस मशीन के जरिए टेलीपैथी जानने वाली फ़ौज तैयार करेंगे। अलबा ने कहा, आप लोगों ने मुझसे मशीन तलब नहीं की है, बल्कि उसे छीन लिया है। ये बातें जो अब कर रहे हैं पहले मुझसे क्यों नहीं की गई? आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं था, इसलिए आपने ऐसे इक़दाम किए हैं। एक आला हाकिम ने कहा, तुम्हारे खिलाफ ये सबूत मिल चुका है कि तुम टेलीपैथी जानने वालों की एक ज़ाती फ़ौज तैयार कर रही हो। एक मुल्क में 2 हुक्मरान और 2 फ़ौजें नहीं होती। दूसरी फ़ौज का मतलब ये होता है कि वो बगावत के लिए तैयार की जा रही है। वह फ़ौज नहीं, मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। आप लोगों को गलत इत्तला देकर मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। अगर आपको यकीन है कि मैं बागी हूँ तो मेरी बरसों की खिदमत को भूलकर अभी फैसला सुना दें कि मैं बागी हूँ। मुझे सज़ाए मौत दी जाएगी या इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा। एक और आला हाकिम ने कहा, आपसे मशीन लेने का मतलब ये नहीं है कि हम आप पर भरोसा नहीं करते। हमारी पूरी कौम आप पर अंधा एतमाद करती है। चूँकि आप हमसे छुपकर अपनी ज़ाती फ़ौज तैयार कर रही थी, इसलिए आर्मी वालों ने भी आपके लालमे में वह मशीन आपसे ली है। आपको इत्मीनान होना चाहिए कि आइंदा वह मशीन आर्मी हेडक्वार्टर में महफूज रहेगी और आर्मी वाले अपने बरसों के तजुर्बात के मुताबिक टीपी फ़ौज तैयार करते रहेंगे। एल्पा ने कहा, बातें बना रहे हैं लेकिन खुलकर ये नहीं कह रहे कि मशीन मुझसे क्यों ली गई है। मैं साबित कर दूंगी कि मेरे पास सिर्फ 6 टेलीपैथी जाने वाले गार्ड्स हैं, कोई फ़ौज नहीं है। मैंने कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। मुझे अपनी मर्जी से 6 गार्ड्स रखने का हक हासिल है। आप कानूनन मेरा जुर्म साबित करें, फिर यह भी साबित करें कि मैंने कभी अपने मुल्क और अपनी कौम को नुकसान पहुंचाया है। अगर नहीं तो अब मशीन के ज़रिए कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? जब आप साबित ना कर सकें तो वह मशीन मेरे हवाले कर दें। आर्मी के एक आला अफसर ने कहा, मशीन का ताल्लुक फ़ौज से है, उसके ज़रिए टेलीपैथी के हथियार तैयार किए जाएंगे, लिहाजा ये मशीन फ़ौज की कस्टडी में रहा करेगी। तुम फ़ौज के साथ मिलकर पहले की तरह मुल्क और कौम की खिदमत करती रहोगी। मुझे ये ना बताओ कि मैं क्या करती रहूँगी। मेरा एक मुतालबा है, वह मशीन मैंने तनहा अपनी मेहनत से तैयार की है, वो मेरी है, मेरे पास रहेगी। अगर वो वापस ना की गई तो मैं नाइंसाफ़ी करने वाले तमाम मुकाबरीन से हमेशा के लिए रब्ता ख़त्म कर दूंगी। एक आला अफसर ने कहा, तुम वाज़े अल्फाज में बगावत का ऐलान कर रही हो। तुम्हारे जैसे मुल्क दुश्मन अफसरान मेरी बरसों की वफादारियों को भूलकर मुझे बागी कहोगे, मगर तुम्हारे कहने से मेरी वतन परस्ती में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैं जो हूँ जैसी हूँ उसे मेरी पूरी यहूदी कौम ने देखा है और समझा है। अगर आइंदा मेरी खिदमत की ज़रूरत नहीं रही है तो मैं भी तुम लोगों से ताल्लुकात रखना ज़रूरी नहीं समझती। मुझे सिर्फ ये फ़ैसला सुनाया जाए कि मेरी मशीन मुझे वापस दी जाएगी या नहीं। मैं अपनी मशीन की चोरी का मुकदमा दायर कर रही हूँ। मैं आज नहीं तो कल इसका फ़ैसला सुनूंगी। बेहतर है तुम लोग इस मामले पर गौर करो और कल सुबह 10 बजे इसी जगह अपना फ़ैसला सुना दो। मैं जा रही हूँ, कल आऊँगी। खुदा तुम लोगों को अक्ल सलीम अता करे। कॉन्फ्रेंस हॉल में खामोशी छा गई। एक आला हाकिम ने और एक आला अफसर ने बारी बारी अल्पा को मुखातिब किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक हाकिम ने कहा, वो जा चुकी है, कल फ़ैसला सुनने आएगी। दूसरे हाकिम ने कहा, यह अच्छा नहीं हो रहा है। एक ही मुल्क में टेलीपैथी जाने वाली 2 पार्टियाँ होंगी, दोनों ही हुब्बुल वतनी का दावा करेंगी, लेकिन आपस में अदावत रखेंगी, तो हमें फ़ायदा पहुँचने के बजाय नुकसान पहुँचता रहेगा। एक आला अफसर ने कहा, अगर अल्पा मशीन की वापसी का दावा करती रहेगी तो हम उसे मुहिब वतन नहीं कहेंगे। वह अब तक तनहा टेलीपैथी जाने वाली थी, अपनी मनमानी करती रहती थी। हम उसकी टेलीपैथी के खौफ से कुछ बोलते नहीं थे, उसके दबाव में रहा करते थे। अब आप लोगों को भी उसके दबाव में नहीं रहना चाहिए। दूसरे आला अफसर ने कहा, हम किसी हाल में मशीन उसके हवाले नहीं करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेगी, हम उससे निमट लेंगे। एक हाकिम ने कहा,
अभी अल्पा ने महाजराई शुरू नहीं की है, उससे पहले ही आप उससे निपटने के लिए महाज बना चुकी हैं। हमें यह समझना चाहिए कि अल्पा की नाराज़गी से क्या हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम नादान नहीं हैं। हमारी सियासी अकल कहती है कि अल्पा को नाराज़ ना किया जाए, उसकी अदावत बहुत महंगी पड़ेगी। मैं साफ तौर से अल्पा की हमायत का ऐलान करता हूँ। आर्मी के काल अफसर ने कहा, मुझे अपने आर्मी अफसरान का साथ देना चाहिए, लेकिन मैं मैडम अल्पा के मामले में मैडम की हमायत करूँगा। मेरे जैसे और कई अफसरान हैं जो मैडम को मशीन वापस देने का फैसला सुनाएंगे। सिर्फ एक मशीन वापस करने से हमारे आपस के तमाम झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। एक आला अफसर ने कहा, यह तुम नहीं बोल रहे हो। अभी तुम्हारे अंदर अल्पा है या उसके टेलीपैथी जानने वाले जानेसार जो उसकी हमायत में तुम्हारी ज़ुबान से बोल रहे हैं। दूसरे अफसर ने कहा, अगर अल्पा किसी को टेलीपैथी सिखाना चाहेगी तो पहले हम उस सीखने वाले की पूरी हिस्ट्री मालूम करेंगे, उसकी जहानत और सलाहियतों को आजमाएंगे, तब उसे मशीन से गुजार कर अपनी फ़ौज का वफादार बनाएंगे। किसी को भी मुल्क की सलामती के लिए अल्पा का नहीं, मुल्क का वफादार रहना चाहिए। अल्पा ने जाहिर किया था कि वहाँ से जा चुकी है, लेकिन वह वहीं खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। वहाँ उसके हमायती भी थे और ख़ासी तादाद में मुखालफिन भी। उसने पारस को मुखातिब किया। वो बोला, अब क्या हुआ? क्या चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने आई हो? नहीं, चोर मेरे घर के ही लोग हैं। मेरे मुल्क के आर्मी अफसरान ने मशीन मुझसे छीन ली है। ये तुम्हारा आपस का मामला है, मेरे पास क्यों आई हो? ये कहने आई हूँ कि तुमसे बड़ा शैतान इस दुनिया में कोई नहीं है। तुमने खुद मशीन नहीं चुराई है, मगर मशीन के ज़रिए हमारे दरमियान फसाद पैदा कर रहे हो, हम एक दूसरे की मुखालफत पर मजबूर कर रहे हो। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो तुम आर्मी वालों की मुखालफत ना करो। मुझसे ज़बरदस्ती मेरी मशीन छीन ली गई है। यह तासुर दिया जा रहा है कि मैं काबिल एतमाद नहीं हूँ। आर्मी वाले काबिल एतमाद हैं। क्या इस नाइंसाफ़ी पर मुझे गुस्सा नहीं आएगा? क्या मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त कर लूँ? तुमने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया, उन अफसरान के दिमागों में रहकर मुझे मशीन से महरूम कर रहे हो। महरूमियत कैसी? अगर घर से एक चीज़ चोरी होकर घर में ही रहती है तो इसे चोरी नहीं कहते। मशीन तुम्हारे मुल्क में है, तुम्हारे ही लोगों के पास है। तुम उसे देख देख कर खुश होती रहो। खुश हो रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुमने समझ लिया था कि मैंने मशीन को तुम्हारे पास जाने नहीं दिया था, तो किसी और के पास भी नहीं रहने दूंगी। अपनी हुक्मरानी कायम रखने के लिए वो मशीन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम उसके ज़रिए हमारे दरमियान फसाद पैदा कर रहे हो। जो जुर्म मैंने नहीं किया है तुम उसे मेरे नाम करी हो, वैसे ही अच्छा आइडिया है। इस मशीन के ज़रिए तुम सबको आपस में लड़ाया जा सकता है। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने इतनी अच्छी तदबीर समझाई है। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा, आइंदा इस तदबीर पर अमल करूँगा। ये कहकर पारस ने सांस रोक ली। अल्पा की सोच की लहरें वहाँ से रुखसत हो गईं। वह खुद फ्रैंकफर्ट में कोरोना के साथ था। उसने इस बंगले के मालिक और एजेंट के दिमागों पर कब्जा जमाया था और खुद मालिक बनकर कोरोना के पास आ गया था। वो बंगला खाली नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके साथ रहने पर मजबूर हो गई थी। कोरोना को ये बात परेशान कर रही थी कि वह पारस के साथ एक बंगले में ही नहीं, एक बेडरूम में भी रहने लगी थी। उस तरफ बेख्तियार खिंची जाती थी। अपने मजाज के मुताबिक किसी मर्द को मुँह नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस पागल जवान में कैसी खूबियाँ हैं, कैसी नामालूम सी कशिश है कि बेख्तियार उसकी तरफ खिंची जाती है। वो कुछ समझ नहीं पाती थी। एक बेखुदी के आलम में खुद को उसके हवाले कर दिया करती, बाद में झुंझलाती कि उसे अपने तन मन का मालिक क्यों बना दिया है। वैसे वो ज़रूरी भी था। जब दूर तक ताल्लुकात कायम हो चुके थे तो उसके साथ बीवी की हैसियत से रहने में सलामती थी। दुश्मन उसे तलाश कर रहे थे। तेजपाल की टीम का बड़ी रॉबर्ट उसे तलाश करने के लिए फ्रैंकफर्ट आ रहा था। पारस ने खुद को उसकी ज़रूरत बनाने के लिए अल्पा बनकर उसे रब्ता किया था। जब कोरोना को मालूम हुआ कि अल्पा उसके अंदर गुफ्तगू करना चाहती है तो उसने इनकार कर दिया। इससे पहले भी वो सांस रोककर उसे भगा चुकी थी। दूसरी बार पारस की शरारत से ही अंदेशा बढ़ गया कि अल्पा उसके पीछे पड़ गई है, उसे तलाश कर रही है। ऐसे तमाम दुश्मनों से महफूज रहने के लिए उसने रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाकर पारस से शादी कर ली। यह सर्टिफिकेट हासिल कर लिया कि वो जैरी नाम के इस जवान की शरीक हयात है। पारस ने उसे दोबारा हिप्नोटाइज किया था। उसके दिमाग में ये बातें नक्श की थी कि वह पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस नहीं रोकेगी, बल्कि महसूस ही नहीं करेगी। उसकी शख्सियत बदल चुकी है। उसका नाम कोरोना नहीं, मैरी है। ना वो योगा की माहिर है, ना टेलीपैथी जानती है। एक आम सी औरत है और अपने शौहर जैरी के साथ एक अच्छी इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारी है। इस तनवीमी अमल के बाद वो दोहरी ज़िंदगी गुजार रही थी। एक तरफ कोरोना की हैसियत से टेलीपैथी जानती थी और अपने मामूल जोसेफ विस्की के जरिए तेजपाल की टीम के तमाम मंसूबे मालूम करती रहती थी। दूसरी तरफ कोई उसके दिमाग में आता तो उसकी शख्सियत बदल जाती। वो टेलीपैथी से महरूम मैरी नामी एक आम सी ब्याहता औरत बन जाती। तेजपाल के चारों टेलीपैथी जानने वाले रूस में ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कर चुके थे। दूसरे दिन इस मशीन को आजमाया जाने वाला था। जोसेफ विस्की 2 टेलीपैथी जानने वालों को इसराइल चलाया। उन्हें फाइल की हैसियत से उस मशीन में इस्तेमाल करना था और रूसी आर्मी के 2 ज़हीन और तजुर्बेकार अफसरान को टेलीपैथी सिखानी थी। और उधर कोरोना ने यह तय किया था कि वो लोग जितने अफराद को टेलीपैथी सिखाएंगे और फिर उन्हें हिप्नोटाइज करके अपना मामूल बनाएंगे तो वो भी उन्हें अपना मामूल बना लिया करेगी। उसने दूसरे दिन पारस से कहा, जैरी में चंद घंटों तक बहुत मसरूफ़ रहूँगी,
तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, मेरे बेडरूम में नहीं आओगे? मैं नहीं आता तो तुम ही मुझे बुलाती हो। पहले गुस्से से कहा करती थी कि अपने करीब नहीं आने दूंगी, मगर तुम बहुत ही जज्बाती हो, खुद ही पके हुए फल की तरह मेरी आगोश में आ गिरती हो। उसने बेबसी से उसे देखा, फिर कहा, पता नहीं क्या बात है, तुमसे दूर रहना चाहती हूँ मगर रहा नहीं जाता। तुम्हारे सीने से लगने और तुम्हारे बाजू में छुपने को जी चाहता है। कभी कभी यूँ लगता है जैसे तुम कोई पुरस्कार जादूगर हो, मुझ पर जादू करती हो और मैं बेख्तियार तुम्हारे बाजू में चली आती हूँ। वो बोला, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, जैसे तुम कोई साहिरा हो। तुमने सहरतारी करके अपने पास बुलाकर पहले मेरी इज्जत लूट ली, बाद में मुझसे कोर्ट मैरिज की। कोरोना ने कई बार पारस के दिमाग में रहकर उसके ख्यालात पड़े थे। उसे यही मालूम होता रहा कि उसका नाम वाकई जारी है। पहले वो एक पागल खाने में ज़ेरे इलाज था, अब दिमागी तौर पर सेहतमंद होकर अपने वतन फ्रैंकफर्ट वापस आया है। ताहम अब भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं है, बेतुकी बातें और हरकतें करता रहता है और उसे भी पागल बनाता रहता है। वैसे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता था, वो फ़ायदा हासिल कर रही थी। उसी की वजह से उसने जोसेफ विस्की को बड़ी कामयाबी से अपना मामूल बनाया और आइंदा बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करने वाली थी। फिलहाल उसे शौहर बनाकर तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर रही थी। उसने नाश्ते की मेज़ से उठकर पारस से कहा, मैं बेडरूम में जा रही हूँ, जब तक मैं तुम्हारे पास ना हूँ तुम मुझे डिस्टर्ब करने ना आना। उसने बेडरूम में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। पारस भी तन्हाई चाहता था। वो नाश्ता करने के बाद चाय पीते वक्त एक इसराइली आर्मी अफसर के दिमाग में पहुंच गया। वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में मशीन के मुकदमे का फैसला होने वाला था। जो टेलीपैथी जाने वाले आर्मी अफसरान एल्पा की मुखालफत कर रहे थे, उन्होंने अपनी एक मजबूत टीम बना ली थी। उस टीम के लीडर का नाम बिन बोरीन था। वो बरी फौज का कमांडर था। वो और उसकी टीम के अफराद मशीन के जरिए टेलीपैथी सीख चुके थे। उन्होंने शराब और दूसरे नशे से तौबा की थी। तनमीमी अमल के जरिए एक दूसरे के दिमागों को लॉक कर दिया था। एल्पा उनके दिमागों में नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन ऐसे आर्मी टेलीपैथी जानने वाले भी थे जो एल्पा के वफादार थे। पारस ऐसे अफराद के जरिए बिन बोरीन और उसके साथियों तक किसी वक्त भी पहुंच सकता था। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम इसराइली अकाबरीन मौजूद थे। आर्मी अफसरान भी खासी तादाद में थे। एल्पा ने एक आलाकार के जरिए कहा, मैं यहाँ मौजूद हूँ, फैसला सुनने आई हूँ। एक आला अफसर ने कहा, हम तमाम टेलीपैथी जानने वाले यहाँ अपने अकाबरीन के सामने मौजूद हैं। एल्पा को भी यहाँ जिस्मानी तौर पर मौजूद रहना चाहिए। जब हमें दुश्मनों से खतरा नहीं है तो उसे भी नामालूम खतरात का बहाना करके रूपोश नहीं रहना चाहिए। एल्पा ने कहा, तुम लोग अपने कमांडर बिन बोरीन के मामूल हो, उसके हुक्म से यहाँ चले आए हो, लेकिन वह खुद रूपोश है। जब तुम सब किसी तरह का खतरा महसूस नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे लीडर बिन बोरीन को भी खतरा महसूस नहीं करना चाहिए और यहाँ हाजिर हो जाना चाहिए। एक हाकिम ने कहा, एल्पा और बिन बोरीन दोनों को जिस्मानी तौर पर यहाँ हाजिर होना चाहिए। दूसरे हाकिम ने कहा, बेशक फ्रीकैन की मौजूदगी में अदालती फैसले हुआ करते हैं, कोई एक मौजूद ना हो तो इस मुकदमे की तारीख बढ़ा दी जाती है। मैं नहीं चाहती कि तारीख बढ़ाई जाए। मशीन की तहवील का फैसला आज ही होगा। बिन बोरीन को यहाँ हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। मैं भी 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाऊँगी। एक अफसर ने कहा, हमारा कमांडर बिन बोरीन राजी है, वो भी 10 मिनट के अंदर आ रहा है। एक हाकिम ने कहा, यह बड़ी खुशी की बात है कि दोनों ने हमारी बात मान ली है, दोनों यहाँ हाजिर हो रहे हैं। अगर ये दोनों मशीन के सिलसिले में भी हमारे फैसले को तस्लीम करेंगे तो ये आपस का झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, वरना ये मशीन हमारे मुल्क और हमारी कौम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। 10 मिनट गुजर गए। बिन बोरीन अपने 2 मातियत अफसरों के साथ उस कॉन्फ्रेंस हॉल में आया। उसके तमाम हमायती उसकी आमद पर तालियां बजाने लगे। वो एक सीट के पास आकर बैठने से पहले बोला, मैं अपने मुल्क के आला हुक्काम का वफादार हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। आप देख रहे हैं, उनके हुक्म के मुताबिक हाजिर हो गया हूँ, लेकिन एल्पा अभी तक नहीं आई। एल्पा ने अपने एक आलाकार की ज़ुबान से कहा, मैं बिन बोरीन की तरह अहमक नहीं हूँ, झूठी और मक्कार भी नहीं हूँ। मैंने बिन बोरीन को झूठा और फरेबी साबित करने के लिए खुद यहाँ आने का वादा किया था और मैं साबित कर चुकी हूँ। ये बिन बोरीन नहीं है, इस फ्रॉड ने अपनी यह डमी भेजी है। यह प्लानिंग की है कि मैं उसे यहाँ देख कर आऊँगी तो ये मुझे गोली मार देगा। बिन बोरीन ने कहा, यह झूठ कह रही है, मैं बिन बोरीन हूँ, बरी फौज का कमांडर हूँ। एल्पा यहाँ ना आने के लिए मुझे झूठा और फरेबी कह रही है। एल्पा के आलाकार ने अपना रिवॉल्वर निकालकर बिन बोरीन का निशाना लेते हुए कहा, तुम मरोगे तो बिन बोरीन का झूठ और फरेब साबित हो जाएगा। ये कहते उसने बिन बोरीन को गोली मार दी। एक नहीं 2 फायर किए। वो गोलियां खाकर अपनी सीट पर से नीचे गिरा, फिर फर्श पर गिरते ही ठंडा पड़ गया। उसके कितने ही हमायती गुस्से में आकर फायरिंग करने लगे। उन्होंने उस आलाकार को गोली मार दी। फायरिंग के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में भगदड़ मच गई। अकाबरीन कुर्सियों और मेज़ों के नीचे छुपने लगे। फौज के जवानों ने जल्दी उन फायरिंग करने वालों को चारों तरफ से घेर कर हथियार फेंकने पर मजबूर कर दिया। वो हंगामा अचानक शुरू हुआ था, फिर अचानक खामोशी छा गई। अमन अमान कायम हो गया। तमाम अकाबरीन अपनी सीटों पर आकर बैठ गए। एल्पा ने दूसरे आलाकार के जरिए कहा, मेरे एक आलाकार को ख्वामखा गोली मारी गई है। एक आर्मी अफसर ने कहा, तुमने हमारे कमांडर को हलाक किया है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एल्पा ने कहा, तुम्हारा कमांडर जिंदा है, जिसकी लाश यहाँ से ले जाई गई है वो तुम्हारे कमांडर की डमी थी। ये बात तुम सब जानते हो, वो भी तुम्हारे अंदर बोल रहा होगा। एक आर्मी अफसर ने कहा, एल्पा ने हम सब के सामने बिन बोरीन को हलाक किया है, उसकी लाश हमारे हवाले की जाए, हम इसे तदफीन के लिए ले जाएंगे। एक अफसर ने कॉन्फ्रेंस हॉल में आकर कहा, वो लाश यहाँ साथ वाले कमरे में है,
हमारी इंटेलिजेंस के सुराग रसानों ने उसका मुआयना किया था। ये साबित हो गया है कि हलाक होने वाला बिन बोरीन नहीं था, मास्क मेकअप के जरिए यहाँ बिन बोरीन बनकर आया था। उस लाश को दोबारा कॉन्फ्रेंस हॉल में लाया गया। उसके आधे चेहरे से मास्क हटाया गया था। तमाम काबरीन के सामने बाकी आधे चेहरे से मास्क को हटाया गया। इंटेलिजेंस के 2 सुराग रसानों ने गवाही दी कि वो बिन बोरीन नहीं है, यहाँ धोखा देने आया था। एल्पा ने कहा, मैंने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। मैं चाहती तो अपनी डमी भेजकर आला हुक्काम को धोखा दे सकती थी, लेकिन मैंने आज तक अपने काबरीन से ना कभी झूठ कहा है ना कभी धोखा दिया है। बिन बोरीन का झूठ और फरेब साबित हो रहा है। वो मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा था। जब मैंने वादा किया कि मैं यहाँ आ रही हूँ तो उसने मुझे कत्ल करने के लिए अपनी डमी यहाँ भेज दी थी। आप तमाम काबरीन अब इस साजिश को अच्छी तरह समझ सकती हैं। बिन बोरीन ने अपने कालाकार के जरिए कहा, यह मौके से फ़ायदा उठाकर मुझे इल्ज़ाम दे रही है। दरअसल मुझे अंदेशा था कि मैं यहाँ आऊँगा तो ये मुझे गोली मार देगी। मेरा अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ है। इसने मेरी डमी को बिन बोरीन समझकर हलाक किया है। एल्पा ने कहा, मैंने हलाक करने से पहले ही वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि वो कमांडर बिन बोरीन नहीं है। झूठ और फरेब को साबित करने के लिए उसे गोली मारी गई। एक आला हाकिम ने कहा, एल्पा दुरुस्त कह रही है। एक तो तुमने खुद आने का वादा करके अपनी जगह एक फ्रॉड को भेजा, हमसे झूठ बोला, हमको धोखा दिया। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी? तुम भी एल्पा की तरह यहाँ ना आते तो हम ये मान लेते कि तुम हमसे झूठ नहीं बोल रहे हो, अपनी डमी भेजकर हमें धोखा नहीं दे रहे हो और एल्पा के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे हो। दूसरे हाकिम ने कहा, अब तुम पर साजिश करने का इल्ज़ाम है, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? वो बोला, एल्पा ट्रांसफार्मर मशीन हासिल करने के लिए पहले मुझे आपकी नज़रों से गिरा रही है। इसने भी झूठा वादा किया था कि यहाँ आएगी मगर नहीं आई। आप इस बात को नज़रअंदाज करें कि यह भी झूठी है। इसने भी वादे के मुताबिक यहाँ ना आकर सिर्फ मुझे ही नहीं आप हजरात को भी धोखा दिया। एक आला अफसर ने कहा, हमारा कमांडर दुरुस्त कहता है, हमारे एक बेहतरीन अफसर कमांडर की डमी बनकर यहाँ आया। ये बात एल्पा को मालूम थी। इसने उसे गोली मारकर हमारे एक बेहतरीन टेलीपैथी जानने वाले को हलाक किया। ये इसी तरह आइंदा भी मुख्तलिफ हीले बहानों से हम सबको हलाक करती रहेगी, हमारी तादाद कम करती रहेगी। इसकी चालबाजी बहुत जल्द आपकी समझ में आ जाएगी। उसकी बात ख़त्म होते ही अचानक एक मुसल्ला जवान ने अपनी गन सीधी की, फिर बिन बोरीन के हमायत में बोलने वाले आर्मी अफसर को गोली मार दी। वो बोलने वाला अपनी सीट पर बैठने भी नहीं पाया था, गोली खाकर सीट के पास फर्श पर गिरकर ठंडा पड़ गया। फिर एक हंगामा बरपा हो गया। बिन बोरीन के तमाम हमायती एहतजाज करने लगे, कहने लगे, अब हम मंजर आम पर नहीं आएंगे, रूपोश रहेंगे, वरना एल्पा हम में से एक एक को इसी तरह हलाक करती रहेगी। वो सब वहाँ से उठकर जा रहे थे। एल्पा परेशान हो गई थी। इस बार उसने अपने उस मुखालिफ को गोली नहीं मारी थी। फौरी तौर पर यही समझ में आ रहा था कि बिन बोरीन उसे आर्मी वालों के दुश्मन साबित करना चाहते हैं, और यह साबित करने के लिए उसने एक आलाकार के जरिए अपने एक आर्मी अफसर को गोली मारी है। उसे जो समझना चाहिए था वो नहीं समझ रही थी। उसने ख्वामखा पारस को इल्ज़ाम दिया था कि वो उन्हें आपस में लड़ा रहा है। लिहाजा पारस ने सोचा, जब उस पर इल्ज़ाम आ ही रहा है तो फिर क्यों ना उन्हें आपस में लड़ा दिया जाए। लिहाजा वो अपनी कार्रवाई शुरू कर चुका था। उसने बिन बोरीन के एक ख़ास टेलीपैथी जानने वाले आर्मी अफसर को गोली मारी थी। उन काबरीन को बिन बोरीन को और एल्पा को उलझाते रहने की इब्तदा कर चुका था।